Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो आज का सेशन जो है मैं आप लोगों को क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का कराऊंगी, जिसमें आप लोगों को आज नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज मैं बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जिसने पहले के दो सेशन जिन्होंने नहीं देख रखे हैं तो वो मेरे चैनल पर जाके वो दोनों सेशन देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में बताया और बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको फर्स्ट वीडियो में आपको देखने में मिलेगी, जो बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वो भी आप देखो और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10 का है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो है हमारा फर्स्ट रहेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नर्वस जो मेन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ओके, और एक करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो कि एक क्या है, जिसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। जो केमिकल्स की जो हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उन ग्लैंड्स में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस ग्लैंड्स के द्वारा, उससे जो हार्मोन सीक्रेट होगा और उससे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। और नर्वस सिस्टम में जो है इसमें दो मेन चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो क्या है? एक है ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से। और एक चीज़ की एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसमें क्या है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर चलो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले नर्वस सिस्टम का देखते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, देन हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रेन नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें इंक्लूड है, एक है ब्रेन और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। मैंने कि लास्ट जैसे वीडियो में आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है इसमें जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके द्वारा जो भी मैसेज जो होता है हमारे रिसेप्टर्स के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाता है, फिर वो वहाँ पे एनालाइज करता है, फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा वो हमारे इफेक्टर्स को ऑर्डर देता है, जिससे हम उस चीज़ को क्या करते हैं? एक्शन, उसके प्रति हम एक्शन लेते हैं, हमें जो लेना चाहिए, हमें जो करना चाहिए उस एक्शन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रेन जो है वो क्या है? ये एक मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी हमारा ब्रेन, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो हमारा ब्रेन करता है। ओके, तो ब्रेन जो है सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कहाँ सिचुएटेड है और वो इसके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? स्कल बोन जो होता है, जिसको क्या कहा जाता है? स्कल बोन, जिसको क्रैनियम कहा जाता है। ठीक है, ये क्रैनियम है और ये क्रैनियम होता है जो कि बॉडी बॉक्स होता है, उसी के अंदर जो ब्रेन होता है वो सेफली जो है उसी के अंदर सिचुएटेड होता है। ओके, देन क्या है कि यही क्रैनियम होते हैं और जो ब्रेन होता है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेन जो है वो उसमें से जो नर्व्स अराइज होते हैं उसको क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। ओके, देन क्या है कि जो स्कल बोन है इसी के अंदर ये जो क्रैनियम है उसी के अंदर ये ब्रेन सिचुएटेड होता है। और ये ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? क्या होता है कि क्रैनियम के अंदर इसके ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में इसके 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये 3 लेयर्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? मेनिंजेस कहते हैं। और ये मेनिंजेस जो होते हैं इन लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है, उन स्पेस में क्या एक फ्लूइड फील्ड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये एक फ्लूइड होता है जो इन मेनिंजेस के लेयर्स के बीच में फिट होते हैं और ये क्या करता है? जो मैकेनिकल शॉक होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि ब्रेन को किसी तरह से हार्म ना पहुंचे, किसी भी तरह से, या एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली हो, तो किसी भी तरह का एक शॉक हो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसका ये फंक्शन होता है, इसका जो मेनिंजेस होते हैं इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका। देन देखो कि हम देखेंगे कि ब्रेन जो है उसके कितने पार्ट्स, उसको कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। देयर आर 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, जो ब्रेन होते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका फोर ब्रेन। ओके, जो सेकंड
सेकंड क्या है आपका मिड ब्रेन, और थर्ड क्या है, थर्ड है हाइंड ब्रेन। ओके, ये तीन ब्रेन पार्ट्स होते हैं। सेल जो ब्रेन होता है उसका तीन पार्ट ही होता है, एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो सबसे ऊपर वाला सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसको फोर ब्रेन कहते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन जो इसको बहुत ही कम सरफेस एरिया होता है मिड ब्रेन का, देन जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, और यही से ही स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आगे की ओर अराइज होता है। ओके, अब देखो कि फोर ब्रेन जो है ये इसको सेरेब्रम भी कहा जाता है। इसका जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसका सेरेब्रम कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सेरेब्रम। ओके, तो इसके फंक्शन भी देखेंगे हम, इसके क्या है। इसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो है इसके मेनली जो है वो टू ऑर्गन्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। इसका वैसे कोई मेन फंक्शन जो होता है ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। वैसे इसमें अभी आप लोगों के सिलेबस में इतना ज़्यादा मिड ब्रेन के बारे में दिया हुआ नहीं है, बट इसमें जो टू मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होता है हाइपोथैलेमस, और दूसरा होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट जो हाइंड ब्रेन है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक है आपका पोन्स, नेक्स्ट है मेडुला, और जो लास्ट है उसको कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वाला जो यहाँ सेरेब्रम है और जो हाइंड ब्रेन है इसमें सेरिबेलम है, तो दोनों के कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आप लोगों को पेपर में आते हैं कि सेरेब्रम और सेरिबेलम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है फोर ब्रेन से, जिसमें सेरेब्रम का क्या काम है और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का काम क्या है। देखो कि सेरेब्रम जो है मीन्स की जो फोर ब्रेन है वो बेसिकली जो है ना ये क्या करता है कि जो हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, वॉल्यूंटरी एक्शंस कंट्रोल, वॉल्यूंटरी कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शंस। ठीक है, वॉल्यूंटरी एक्शंस। और जो सेरेब्रम होता है इट इज नोन एज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जो है ना सेरेब्रम ये हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो कि सोचने का काम होता है हमारे ब्रेन का। वो सोचने का काम कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन, जो कि सेरेब्रम का काम है। ओके, तो मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो सेरेब्रम को कहा जाता है, और यही पार्ट जो है वो सोचने का, समझने का, सारी चीज़ों को काम करेगा। ये जैसे कि मान लो कि आप इस पेन को उठा रहे हो, ठीक है, इस पेन को उठा रहे हो, तो अब आपको आपके ब्रेन ने क्या सोचा, इस पेन को तभी उठा रहे हो जब आपको लिखना है, उससे कोई काम हो। ठीक है, इसके बाद मान लो कि आपको मतलब कि फीलिंग था ना कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो आपने जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, तो ये क्या होता है, ये फीलिंग आती है आपकी कि हाँ अब आपका पेट भर चुका है, अब आपको नहीं खाना। तो ये जो ये थिंकिंग का काम होता है वो कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन करता है, और इसका पार्ट क्या है, सेरेब्रम है, और ये मेनली जो है वो हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, तो ये फोर ब्रेन है। अब देखो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है आप देखो इसमें क्या, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन के टू मेन ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है मिड ब्रेन जो इसमें बीच में होता है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होता है इसका, क्या है, एक है आपका हाइपोथैलेमस, और नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है। ओके, ये दोनों ही ग्लैंड्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड में सिचुएटेड होते हैं, और ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन में या मतलब जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उस हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम जो होगा वो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। ओके, तो इसके बाद जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और एक चीज़ की जो मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है ये हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखो क्या होता है, ये दोनों ही इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं ये दोनों ही मिड ब्रेन जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या है, इसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। अब ये जैसे ग्रोथ हार्मोन है दैट मीन्स हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें भी एक ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि अगर ये हाथ हमारा इतना बड़ा है, ये हाथ इतना छोटा है, हमारे नाक इतने बड़े, कान इतने बड़े, तो दिया कोई हिस्सा पार्ट जो है वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है इसको कंट्रोल करने का काम करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, जो हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है, जो कि मिड ब्रेन में होता है हमारा। ओके, अब इसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रोथ हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। साथ में जो ये इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये और भी जितने भी मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में और भी जो जितने ऑर्गन ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स में से कोई भी हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उस चीज़ को भी ये क्या करता है, वो सिक्रेट कर सकता है, उस हार्मोन को निकाल सकता है, मतलब कि उसको रेगुलेट कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। और उसको करने के लिए कौन ऑर्डर करेगा, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे बॉडी में कोई ऑर्गन, मान लो कि एड्रेनल ग्लैंड, उसमें से एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो ठीक से सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, उसका अमाउंट जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये बात जो है वो हाइपोथैलेमस में जाती है और ये हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि उस में से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसको बैलेंस करो, मीन्स कि ना ज़्यादा ना कम, उसको बैलेंसिंग करने का, उसको रेगुलेट करने का काम जो होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इसके मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए, एक है पोन्स, दूसरा है मेडुला और थर्ड है आपका सेरिबेलम। ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे पोन्स जो है ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइंड ब्रेन है वो क्या करते हैं, मेनली जो ये हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो पोन्स जो है ये क्या होगा, ये हमारे जो हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स, ठीक है। मेनली हमारे जो रेस्पिरेशन का काम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे कि जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे 24 आवर्स होता है, ऐसा नहीं होता कि हम सो रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम 5 मिनट के लिए सांस लेना छोड़ दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो रेस्पिरेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो 24 आवर्स हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हम बीमार करते हैं फिर भी हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो उसको कंट्रोलिंग का काम जो है वो कौन करता है, पोन्स करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला जो है ये भी क्या करता है, ये भी इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हार्ट बीट है, ठीक है, फिर जो ब्लड शुगर का लेवल हो गया, फिर उसके बाद जैसे कि सलाइवेशन हो गया, जैसे कि हम खाना देखते हैं या किसी चीज़ की खुशबू आती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी आता है क्या, उसको हमारा कंट्रोल होगा, हम चाह के भी अगर वो खुशबू आपको अच्छी लगती है तो अपने आप आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये भी क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन से उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला। फिर वॉमिटिंग का सेंसेशन होना, ये भी इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेडुला करेगा, ठीक है। तो ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के हो गए। इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये भी क्या है, हाइंड ब्रेन का ही एक पार्ट है और ये इसका मेन काम जो होता है ना, ये जो है हमारे बॉडी में बैलेंसिंग का काम करता है, हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, इन्फेंट बेबी होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो उस टाइम पे लेटा रहता है, लेकिन जब वो बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो उसकी गर्दन सीधी होती है, देन वो बैठने सीखता है, देन वो थोड़ा सा क्राउलिंग करने सीखता है, देन वो खड़ा होता है, फिर सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उस टाइम पे वो पहले जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें वो एकदम बैठ नहीं सकता, वो गर्दन सीधी नहीं होती है, तो वो उस टाइम पे जो सेरिबेलम है वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं करता, उतना ज़्यादा वो काम फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, ये डेवलप नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि इसका मेन काम है बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर वो बैलेंसिंग कर पाते हैं, तो इस तरह से जो सेरिबेलम होगा उस टाइम पे वो डेवलप हो जाती है अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हुए या आप कहीं स्ट्रेट कहीं पे जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें भी आपको बॉडी का बैलेंस होना जरूरी है, तभी आप इस कोई भी काम कर सकते हो। अदरवाइज मान लो आपका बॉडी में जैसे मैं भी यहाँ खड़ी हूँ तो ये बैलेंस करके खड़ी होगा, मुझे भी अगर मान लो मैं भी उस छोटे बच्चे की तरह होती तो मैं भी क्या ऐसे ऐसे गिर जाती है ना, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए सेरिबेलम जो है ये जो पार्ट है ये बॉडी के पोस्चर को बनाता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सेरिबेलम हो गया। तो इस तरह से आपका ये ब्रेन के 3 पार्ट्स थे जिसके ये फंक्शंस थे, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे नर्वस सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ब्रेन का ये था। अब नेक्स्ट जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड देखो कि ये भी स्पाइनल कॉर्ड देखो, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड इज सिचुएटेड इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम इज सिचुएटेड इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो जैसे मान लो कि ये अगर रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो यहीं से ये क्या होता है, एक रॉड शेप में, एक पतली से धागे जैसी, थ्रेड जैसी ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, जिस तरह से ब्रेन में मैनिंजेस होते हैं जो उसको क्या करता है, एक तो ये जैसे कि ये एक बोनी केज की तरह इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही इसके मैकेनिकल शॉक्स वगैरह जो होंगे किसी तरह से उसको इंजर्ड ना हो जाए, इसके लिए भी इसमें क्या होते हैं? मैनिंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेन में होता है मैनिंजेस होते हैं, और इसमें क्या फील्ड होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भी फील्ड होता है ताकि ये मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये तो था आपका स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है, जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि मान लो कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होता है? जो सडनली किसी भी एक्शन को, मतलब कि सडनली जिसपे हमें रिस्पॉन्स करना होता है। जैसे कि मान लो अगर किसी गर्म चीज़ को या हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता, तो आप जैसे हाथ टच करो वैसे आप अपना हाथ लगा लोगे, और ये मैसेज जो है ना, ये मैसेज आपके ब्रेन तक उस टाइम नहीं पहुँचती। ठीक है, इस पर हमारा कौन काम करता है? ऑर्डर इस टाइम पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऑर्डर करता है हमारी इफेक्टर्स को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उसको किसके द्वारा, उसको किसने सेंस करा? हमारे रिसेप्टर्स ने। ठीक है, देखो मान लो ये रिफ्लेक्स एक्शन का, ये रिफ्लेक्स आर्म। ओके, ये मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने टच करा, इसको किसने टच करा? इसको टच करा रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स ने क्या करा? इसको सेंस करा। ठीक है, सेंस किसने करा? रिसेप्टर्स ने। अब रिसेप्टर्स ने सेंस करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज दिया, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो इस सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो कहाँ तक जाता है? ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड देन ये कहाँ पे जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ पे जो होता है एट अ टाइम उस इमरजेंसी सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड को ही क्या करना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उस टाइम पे। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में ही जो न्यूरॉन, जो रिले न्यूरॉन है उसके द्वारा, वो स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं उसके द्वारा, रिले न्यूरॉन्स जो होगा वो किसको कनेक्ट करेगा? मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, रिले न्यूरॉन्स जो है वो किसको कनेक्ट करेगा? मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करेगा? रिले न्यूरॉन करेगा। ठीक है, देन जो है ये मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज को कहाँ तक लेके जाएगा? इफेक्टर्स तक लेके आएगा। इफेक्टर्स दैट मींस क्या है? मसल्स। ओके, ये मसल्स है, और फिर हम जो हमें जो एक्शन लेना चाहिए हमारे मसल्स जो है उस चीज़ को जब हम तुरंत क्या करते हैं? हम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, सडनली जिस पे हमें एक्शन लेना होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होता है। हमारे ब्रेन तक जो है मैसेज आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रेन तक वो मैसेज नहीं जाता है, ब्रेन तक मैसेज जाएगा, लेकिन सारा सिचुएशन हैंडल होने के बाद। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि वो ब्रेन तक जाएगा, फिर वो ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, फिर हम उसको काम को करेंगे। इंस्टेंट उसमें भी होता है, बट उससे भी इंस्टेंटली वर्क जो होता है वो सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा। तो इसीलिए जो स्पाइनल कॉर्ड है वही पहले उसको इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डर देगा और इफेक्टर्स जो होगा वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। देखो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, या मान लो कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का मीन्स है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन इन्वॉल्व होते हैं इसमें?
एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये ग्लैंड्स होते क्या है, ये जो है ना बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में फोल्ड कर जाते हैं तो ग्लैंड्स के रूप में फॉर्म करते हैं, ओके। जब बहुत सारे टिश्यूज जब फोल्ड कर जाते हैं तो वो ग्लैंड के रूप में फॉर्म करते हैं। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन, देखो ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों में डिफरेंसेस भी होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, जो कि जिसमें जो हार्मोन्स जो सिक्रेट होंगे, जिसमें से सब्सटेंसेस का केमिकल का सिक्रेशन होगा वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं होगा। बट जो एंडोक्राइन से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ओके। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, इसमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है जिसके द्वारा हार्मोन जो होगा वो जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट्स होते हैं, विद डक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो विद डक्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, ठीक है। और एक चीज कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसमें से जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो डायरेक्ट फ्लो इन डायरेक्ट blood stream, okay, but it cannot be flow in blood stream। ये क्या होता है, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में ये फ्लो होता है, इसकी वो रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके। जो स्वेटिंग ग्लैंड्स है, सेबेसियस ग्लैंड्स है, उसमें से स्वेट जो रिलीज होता है या जो ऑयल रिलीज होता है वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो कि आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जिससे जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, ये जो यहाँ पे अभी हमने बढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से कोऑर्डिनेशन का कोई काम नहीं होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कुछ नहीं है उसमें। हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेनली देखना है कि इसमें ये किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है। अब देखो कि ब्रेन जो है वो तो आपने पढ़ा है अभी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए। बट सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो है वो ब्रेन नहीं करता, ठीक है। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी चीज़ों को छोड़ के और भी जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो काम करता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्लैंड्स के नाम देखते हैं, देन उसका हार्मोन क्या उसमें क्या फंक्शन होता है ये देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ पहले, हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, इसके बाद है आपका पीनियल ग्लैंड, इसके बाद है थाइमस, देन एड्रिनल, पैंक्रियास, एक ग्लैंड है आपका थायराइड, ओके। इसके बाद है आपका टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये जो है आप जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, ये भी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। बट ये क्या करते हैं कि जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है वो किसी भी हार्मोन मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को वो बताता है कि कहीं पे क्या दिक्कत है, अगर किसी भी ग्लैंड से हार्मोन्स जो है वो अगर कम सिक्रीट हो रहे हैं या लेस सिक्रीट हो रहे हैं तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बताता है, इसको रेगुलेशन के लिए ये बताता है। तो ये जो है वो हाइपोथैलेमस का काम होता है। नेक्स्ट जो है वो है देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के क्या करता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद जो है वो है आपका पीनियल ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो भी जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है, मिड ब्रेन में, और ये हर एक हार्मोन को सिक्रीट कर सकता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये हर एक हार्मोन को
सिक्रीट करके रेगुलेट भी कर सकता है। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसको क्या कहते हैं, मेलाटोनिन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मेलाटोनिन कहते हैं। इसके बाद देखो आपका क्या है, नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से थाइमस ग्लैंड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये हमारे नेक और चेस्ट के बीच में ये सिचुएटेड होता है। और ये हार्मोन जो है थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमस हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, अब ये ग्लैंड जो होता है ना, ये क्या करता है, ये बॉडी में इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो थाइमस ग्लैंड है, इसमें से थाइमस हार्मोन सिक्रीट होता है और ये हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, अब एक ग्लैंड, ये ही एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या होता है कि जब चाइल्डहुड में, जब छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बड़ा होता है साइज में, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में प्यूबर्टी का एज आता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो श्रिंक कर जाता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, बात है समझ में। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो चाइल्डहुड में जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे इसका ग्लैंड ये साइज में बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, नेक्स्ट जैसे प्यूबर्टी का एज आता है उस टाइम पे वो ग्लैंड होता है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, और ये इसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसको कहते हैं एड्रिनलिन। ये एक इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ये क्या है, एक इमरजेंसी हार्मोन है जो हमें हमारे जो इमोशंस को, हमारे एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे हमारा हार्ट बीट जो होता है वो, ब्लड प्रेशर जो होता है वो, ब्लड का फ्लो होना जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हम अगर मान लो कि अगर बाई चांस मान लो कि अगर आपको कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपके पीछे से पपी कर गया पीछे से, तो आप क्या करोगे, एट टाइम आप पीछे जो है आगे की ओर दौड़ने लगते हो। तो उस टाइम पे जो है एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस टाइम पे ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको दौड़ना है और क्या करना, उस टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो हर टाइम आपके सिक्रीट हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि वैसे सिचुएशन में आपके ग्लैंड से उस टाइम पे क्या होगा कि ज़्यादा हार्मोन जो होगा वो सिक्रीट होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए जो हम तेज़ी से दौड़ने लगते हैं या हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट बीट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मीन्स कि इसका टारगेट ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो क्या होता है, इंसुलिन। ठीक है, ये हमारे ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, जो इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो, कोई भी जो यहाँ पे ग्लैंड है उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उसका कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल, उससे हम बीमार हो सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ हमें डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर पैंक्रियास जो है वो क्या हो रहा है, उसमें से इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है और ये ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड शुगर के लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर मान लो कि अगर ये इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, घट जाती है, अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो पर्सन जो है उसको क्या हो सकता है, डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि शुगर इंसुलिन कम हो जाएगा, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वह पर्सन जो होगा वो डायबिटिक होगा, पेशेंट जो होगा। तो इस तरह से इंसुलिन का भी सिक्रेशन जो है वो बहुत आपकी मात्रा जो होती है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लिटिल अमाउंट ही चाहिए, बट उनको हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बॉडी के शुगर को लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जैसे मान लो कि अगर कोई भी अगर पर्सन अगर मान लो कि बहुत ही मतलब थोड़ी सा अगर शुगर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो उस पर्सन को एक्सरसाइज करना, अपना थोड़ा हेल्दी फूड का डाइट पे थोड़ा सा देखने से क्या होता है कि वो पर्सन ठीक हो सकता है। बट अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोमा में भी चले जाते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और फिर उसको इंजेक्शन के द्वारा भी, इंसुलिन के इंजेक्शन से भी उसके
ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करने का भी दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थायराइड। थायराइड जो है ये क्या है, ये थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन, और ये थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे नेक पे होता है। ठीक है, और इस हार्मोन को सिक्रीट करने का काम जो होगा वो कौन करेगा, आयोडीन। आयोडीन होगा तो थायरोक्सिन जो होगा वो अच्छे से बन पाएगा। जो मतलब थायरोक्सिन के बनने के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से गॉइटर की बीमारी होता है। गॉइटर में क्या होता है, जो नेक होता है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है ना। तो वो आयोडीन जो है वो आयोडीन की कमी के कारण भी, और ये आयोडीन की मात्रा जो होगी, अगर आयोडीन हम लेंगे फूड में तो थायरोक्सिन जो होगा वो सिक्रीट होगा हार्मोन, और वो हमारे ब्लड में थायरोक्सिन या हमारे जो हार्मोन का सिक्रीशन है थायरोक्सिन का वो क्या होगा, कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अब थायरोक्सिन जो है इसी की कमी के कारण, या मान लो ये अब ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या मान लो इसका लेवल घट जा रहा है, तो इसी के कारण कौन सी बीमारी होती है, थायराइड। जो कि आप सब जानते हो कि थायराइड जो है वो एक बीमारी है जिसमें जो लोग होते हैं कुछ मतलब दो तरह के होते हैं, एक में लोग मोटे हो जाते हैं, एक में लोग पतले हो जाते हैं। तो ये थायरोक्सिन जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यही चीज़ अगर ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, अगर इंक्रीज हो जाएगा इसका लेवल या डिक्रीज हो जाएगा तो थायराइड की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और ये और एक चीज़ की थायरोक्सिन का मेन काम होता है कि ये फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसको मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो ये थायराइड था। अब है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है कि ये जो है ये ग्लैंड जो है वो सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स जो है वो आपने सबने देखे मेल फीमेल दोनों में होते हैं, बट जो टेस्टिस है ये सिर्फ मेल में होता है, और ये ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। और फिर साथ में जो बॉयज़ में जो चेंजेस आते हैं, एक एडल्ट जो प्यूबर्टी के एज में जो चेंजेस होते हैं बॉयज़ से लेके एक एडल्ट में जो चेंजेस होंगे, बॉयज़ में चेंजेस आना, बॉडी में हेयर्स का ग्रोथ होना, तो ये सारे जो है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ओवरी। ये जो है ये फीमेल गोनेड है और ये सिर्फ फीमेल में ही ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड जो है ओवरी ग्लैंड जो है वो फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, और इसमें से दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दो तरह के हार्मोन को सिक्रेट करता है। इसका भी काम क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वो एक तरह से जिस तरह से ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एग के फॉर्मेशन के लिए, एग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो एक गर्ल होती है, गर्ल से जो एक उसके मतलब कि प्यूबर्टी के एज में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी इस हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, तो बच्चों आपको स्टूडेंट आपको कैसा लगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ देखना और समझने की कोशिश करना जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और एक चीज़ देखो, ये जो पीनियल ग्लैंड है ना जो मेलाटोनिन को सिक्रेट करता है, ये जैसे हम ये किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे हम जो जागते हैं सोते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोलिंग का काम जो होगा वो मेलाटोनिन करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे रह गया था। तो आप लोगों को बताना प्लीज़ मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आगे का सेशन जो है वो भी आपका रहता है क्योंकि प्लांट हार्मोन्स जो है वो अभी हमारा रह गया है। तो ये सेशन आप लोग देखो, एंजॉय करके, आपको अच्छा लगेगा। आपको जब देखोगे तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, और मुझे कमेंट भी करो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके कभी नहीं बताते हो कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, फिर मुझे भी तो आप लोग अप्रिशिएट करो ना कि हाँ कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, वॉच टिल द एंड। सबको वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो आपको धीरे धीरे एक एक करके बताएगी, ऐसा नहीं कि मैंने सारी चीज़ें एक ही बार बता दी। तो इसलिए